नमस्कार। खमागणी। आज हम बातचीत करेंगे चंद्रमा और केतु के संबंधों के बारे में। अगर देखा जाए तो ज्योतिष के अंदर इसे ग्रहण योग या पिशाच योग के नाम से जाना जाता है। इस योग को देख करके हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, मन में एंजाइटी होने लग जाती है कि यह योग हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारक है। लेकिन इस योग में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझने की प्रयास करेंगे चंद्रमा ग्रह को। चंद्रमा हमारे लिए मन और माता दोनों का कारक है। अब देखिए, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और हमारे अधिकांश त्योहार चंद्रमा के ऊपर आधारित हैं। चंद्रमा को देख करके हम बहुत सारे त्योहारों को मनाते हैं। अगर देखा जाए तो चंद्रमा जो है हमारे शरीर में जल तत्व को निरूपित करता है, यानी हमारे शरीर में जल तत्व का मुख्य कारण है चंद्रमा। हमारे शरीर में 70 से 75% जल तत्व पाया जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि हमारे शरीर के सभी विचारों का केंद्र चंद्रमा बन गया। इसलिए जरूरी है कि हम चंद्रमा को बहुत अच्छा बना करके रखें। अब बात यह आती है केतु के बारे में। अक्सर देखते हैं कि हम केतु के पास केवल धड़ है, सिर नहीं है। लेकिन केतु ग्रह देखा जाए तो आध्यात्मिकता है, मोक्ष है, मुक्ति है, भ्रांति है, इनोवेटिव आइडियाज है, रिसर्च है, अन्वेषण है, सभी कुछ तो केतु है। लेकिन अक्सर देखते हैं कि केतु के बारे में लोग सोचते हैं कि केतु की दशा है, समय खराब है। ऐसा नहीं है, केतु तो बहुत कुछ देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है मोक्ष, जो केतु के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। अब देखिए, इन दोनों के बारे में अगर हम बातचीत करते हैं इस योग में क्या होता है, तो सबसे पहली बात हमारे सामने ये आती है कि चंद्रमा और केतु के जब भी हम संबंधों को देखें तो सबसे पहले दोनों के नक्षत्रों को जरूर देखें, फिर दोनों की डिग्रियों को देखें और दोनों की राशियों को देखें। इसके बाद में यदि हम अपने प्रेडिक्शन देते हैं तो वो सही जाएंगे, अन्यथा प्रेडिक्शन के अंदर गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रेडिक्शन तो गलत होंगे, साथ ही साथ सामने वाले व्यक्ति को एक भ्रम की स्थिति भी पैदा होने लग जाएगी, जो कि एक अच्छे ज्योतिषी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी आज हम बातचीत करेंगे इस योग के बारे में। अगर ये योग है तो आप मान के चलिए इस योग वाले व्यक्ति के पास जबरदस्त इनोवेटिव आइडियाज होते हैं और इन आइडियाज के द्वारा वो अमूलचूल परिवर्तन कर देते हैं, चाहे अपने व्यवसाय में हो, चाहे अपने जॉब के अंदर हो, किसी में भी हो। यही योग आगे चल करके हमारे को गुड आइडियाज भी देता है। अगर किसी कारण से अगर ये योग खराब है तो ऐसी कंडीशन के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है। व्यक्ति एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मन के अंदर उमंग खत्म हो जाती है। ऐसा व्यक्ति नीरस होकर के अपना एक जीवन व्यतीत करने लग जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हमें बहुत ज्यादा कंसिडरेशन करना पड़ेगा कि इन योग में किस प्रकार की राशियां आई हैं, किस प्रकार के नक्षत्र आए और इनकी डिग्रियां क्या हैं। इन सभी को देखना अनिवार्य हो जाता है। तो आप देखिए कि यहां पर अब हम बातचीत करेंगे चंद्रमा और केतु की युति हमारे कुंडली के 12 घरों में क्या क्या फल देती है, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कुंडली का पहला घर। अब देखिए, यह कुंडली का पहला घर है। इस पहले घर में आपने देखा चंद्रमा और केतु की युति आपके सामने बनी हुई है। इस युति के अंदर देखिए, ऐसे व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उसका मूड स्विंग बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उसके माइंड के अंदर बड़े बड़े इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, शानदार आइडियाज आते हैं। अगर कोई उसके आइडियाज को फॉलो करता है तो निश्चित रूप से उसको फायदा ही फायदा मिलेगा। अब देखिए, दूसरी बात हम करते हैं इस युति का फल द्वितीय हाउस के अंदर, कुंडली के दूसरे घर के अंदर अगर यहां पर ये युति बनती है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप देखिए हमेशा इस युति के कारण अक्सर देखा जाए तो पारिवारिक माहौल के अंदर
कुछ तनाव की स्थिति पैदा होती है, धन संचय करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, क्योंकि सेकंड हाउस में केतु को अक्सर मैंने देखा है कि धन संचय के मामले में कुछ कठिनाइयां जरूर देते हैं। तो देखिए, अब उसके बाद में हम चलते हैं तृतीय भाव के अंदर। तृतीय भाव में जब भी केतु होंगे और चंद्रमा होंगे, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर देखिए, ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे वाद विवाद होते हैं अपने छोटे भाइयों से और अपने रिश्तेदारों से। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ध्यान रखिए, वाद विवाद तो कराएगा, लेकिन यहां पर बैठ करके पराक्रम के अंदर वृद्धि करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो आसानी से भयभीत नहीं होता और बहुत ही हिम्मतवान होता है। करेंगे कुंडली के चौथे घर के अंदर अगर ये संबंध बनता है दोनों का, चंद्रमा और केतु का, तो यहां पर आने से सबसे पहली बात तो ये होती है कि ऐसे जातक के सुखों में कमी रहती है। कई बार देखने में ऐसे जातक को हृदय रोग हो जाता है, माता से कुछ अनबन रहती है, ये बात सत्य है, लेकिन मतभेद तो रहेगा माता से, लेकिन मनभेद नहीं होगा। अब हम बातचीत करते हैं आगे पंचम हाउस में। पांचवें घर के अंदर जब ये युति होती है तो व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता का विकास होता है, वो मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सट्टे और लॉटरी के द्वारा धन का अर्जन करते हैं। अगर छठे घर के अंदर मैं देखूं ये संबंध बनता है, तो छठे घर के अंदर आने पर अक्सर देखा गया कि व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। हालांकि उसको एंग्जाइटी जरूर हो जाती है, लेकिन केतु यहां पर छठे घर के अंदर प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, रोग मुक्त करते हैं। अब देखिए, सातवें घर के अंदर इस जगह पर अगर ये संबंध बनता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर देखिए, वैवाहिक जीवन में अक्सर मतभेद देखने को मिलता है। पति पत्नी के बीच में किसी भी कारण से विवाद हो सकता है। दोनों में नौकरी अलग अलग शहरों में हो तो सेपरेशन हो सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं देखूं तो दैनिक रोजगार के अंदर भी कुछ कठिनाइयां आती हैं। अब देखिए, आठवां घर, शानदार प्लेसमेंट। यहां पर अगर ये प्लेसमेंट है चंद्र और केतु का, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है, क्योंकि आठवां घर देखा जाए तो साधनाओं का है, धर्म का है, वैज्ञानिकता का है, अन्वेषण का है, खोज का है, माइंस का है, बहुत सारी चीजों का है। तो यहां से इन सब चीजों की प्राप्ति हमें केतु जरूर करवाते हैं। अब देखिए, हम नवे घर की बातचीत करते हैं। नाइन्थ हाउस के अंदर जब भी ये होता है, तो यहां पर देखने में आया है कि पिता की सेहत कुछ प्रभावित होती है। पिता की सेहत में कोई ना कोई बीमारी अक्सर चलती रहती है। एक बीमारी से मुक्ति हुई तो दूसरी आ जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सेहत तो खराब करता है, लेकिन यहां पर बैठ करके ये व्यक्ति को धार्मिक यात्राओं को सौभाग्य जरूर देते हैं। अब देखिए, 10th हाउस के अंदर ये हमारा कर्म भाव है। इस भाव के अंदर अगर ये युति होती है तो अक्सर व्यक्ति का मन अपने कार्यों में नहीं लगता है, कार्यों के प्रति थोड़ी परेशानी होती है उसको। लेकिन यदि वो अपने कार्य पर अडिग है और लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी, ये ध्यान रखिए। अब हम बातचीत करते हैं 11th हाउस के अंदर चंद्रमा और केतु के कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर इस कॉम्बिनेशन को हम यहां पर देखें तो ये कॉम्बिनेशन 11th हाउस के अंदर बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ज्योतिष का नियम है कि 11th हाउस गेन का होता है, इसलिए यहां पर कोई भी ग्रह जो है खराब फल नहीं देते हैं। अब हम बातचीत करते हैं 12th हाउस के बारे में। 12th हाउस में चंद्रमा और केतु की युति काफी हद तक खराब नहीं है। अक्सर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा खराब होगी, यद्यपि यह सत्य है कि आदमी को नींद की समस्या रहती है, लेकिन 12th हाउस में बैठा हुआ केतु मोक्ष दिलवाने में सहायक होता है। ऐसा व्यक्ति काफी हद तक आध्यात्मिक होता है और अच्छे विचारों वाला होता है। किसी का बुरा नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति, वो कर भी नहीं सकता, ना सोच सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अब आती है हमारे पास एक मुख्य बात कि चंद्रमा और केतु की युति है तो हम क्या करें। देखिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है भगवान शिव की आराधना की जाए, उनका अभिषेक किया जाए। और केतु को अच्छा करने के लिए स्ट्रीट डॉग्स को फीडिंग की जाए, भिखारियों को 2 कलर का कंबल दान में दिया जाए। ये सब केतु के उपाय हैं। लेकिन फिर भी देखिए,
अगर आपको ऐसा लगता है कि ये योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, आपको फल दे रहा है, तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। और यदि आपकी कुंडली में ये खराब है, तो आपको इस योग के लिए उपचार करने चाहिए, उपाय करने चाहिए। रेमेडीज अगर आप करेंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। आप चाहें तो चंद्रमा और केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं भगवान शिव का। इससे इस योग की तीव्रता में कुछ कमी आएगी, ये बात निश्चित है। अंत में मैं जाते जाते आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी तक आपने मेरी वीडियोस नहीं देखे तो उनको भी आप देखिए, और अपने अच्छे और बढ़िया से शानदार से कमेंट्स दीजिए, ताकि हमें आपसे उत्साहवर्धन मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।